हेलो गाइस, स्वागत है आपको हमारे न्यू वीडियो में। आज हम देखेंगे सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड 8 को। पिछले एपिसोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अब तक हमने देखा कि जिनवू एलिक्सिर ऑफ लाइफ लेने के लिए वापस डीमन कैसल के अंदर जाता है, जहां पर उसकी लड़ाई कुछ डीमन नाइट से होती है। जिनवू आखिरी वाले नाइट को मारने वाला था, लेकिन आखिरी वाले नाइट ने सरेंडर कर दिया और बोलता है कि मुझे मत मारो। जिनवू नाइट के ऊपर से हेलमेट को निकालता है तो जिनवू देखता है कि ये तो एक लड़की है। जिनवू बोलता है कि तुम लोगों ने मेरी सेना पर हमला किया और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, और तुम्हारे सभी साथी मर चुके हैं। ये डीमन लड़की का नाम एसिल था। एसिल कहती है कि इनकी ड्यूटी मुझे प्रोटेक्ट करने की थी। प्रोटेक्ट करते हुए अगर ये मर भी गए तो क्या हुआ। जिनवू सोचता है कि ये लड़की तो बहुत मतलबी है। जिनवू उस लड़की को जिंदा छोड़कर उस जगह से जाने लगता है। एसल को जैसे ही मौका मिलता है वो पीछे से वार करने की कोशिश करती है, लेकिन डक्स उसके कवच वाले जादू से उसे बचा लेता है। एसिल फिर से माफी मांगती है और कहती है कि जो तुम कहोगे वही मैं करूंगी। जिनवू उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे अगले फ्लोर का एंटी परमिट दिला सकती हो क्या। एसिल कहती है कि वो परमिट मेरे फैमिली के पास है, मैं तुम्हारे लिए उनके पास से लाके दे दूंगी। एसिल को सभी फ्लोर की परमिट की लोकेशन पता है। अगर जिनवू उसको और उसकी फैमिली को जिंदा छोड़ दे तो एसिल जिनवू को वहां तक ले जा सकती है। जिनवू बहुत ही डरावने तरीके से पूछता है, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, और एसिल कहती है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। जिनवू अब परमिट के बदले उसे जिंदा छोड़ने के लिए मान जाता है और पूछता है कि आखिर तुम लोग हो कौन। और दूसरी तरफ हमें उस आइलैंड को दिखाया जाता है जहाँ से एंड मॉन्स्टर उड़ के आया था। उसने इस आइलैंड पे तबाही मचा दी थी और कई सारे लोगों को मार दिया था। जिनवू एसल से पूछता है कि क्या तुम्हारे माइंड में भी इंसानों को मारने की आवाज सुनाई देती है। नहीं, लेकिन हमें एक ऑर्डर मिलता है, अपनी जगह को प्रोटेक्ट करो। यानी कि इन लोग डंजन वाले मॉन्स्टर से अलग है। जिनवू पूछता है कि तुम्हें ये आवाज कब से सुनाई दे रही है। एसिल कहती है कि जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मुझे आवाज सुनाई दे रही है। ये सुनकर जिनवू चौंक जाता है। एसिल कहती है कि इससे पहले मैं डीमन रेल में थी। जिनवू पूछता है कि तुम डीमन रेल में क्या कर रही थी। अब एसिल के साथ में फिर से वही ग्लिच होने लगा था जो पहले डक्स और बारका के साथ में हुआ था, और वो रोबोट टाइप आवाज में बोलती है कि हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे दुश्मन से लड़ने के लिए जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, उससे लड़ने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। एसिल कहती है कि ये जानकारी नहीं दी जानी चाहिए थी और बेहोश हो जाती है। जिन वो समझ जाता है कि आगे कोई प्रश्न पूछना संभव नहीं है। दूसरी तरफ हम अंटर एसोसिएशन की मीटिंग को देखते हैं। जिन चुल सबको बताता है कि जापान के छोटे से गांव में एक एंट ने हमला कर दिया है। 294 लोगों की जान चली गई है और 108 हंटर को लड़ने के लिए भेजा गया था, जिनमें 4 ई रैंक हंटर, एक सी रैंक हंटर और एक बी रैंक हंटर मारे गए। अंत में एक ए रैंक हंटर ने उसको मार डाला, यानी कि इस मॉन्स्टर की पावर ए रैंक हंटर जितनी थी। ज्ञानी कहता है कि ये आइलैंड जेजो आइलैंड से 120 किलोमीटर दूर था। ये एंट्स अगर अच्छे से उड़ना सीख गई तो हमारे लिए बहुत खतरा होगा। हमें हाई अलर्ट पर रहना होगा। चौथे रेड जेजो मिशन की तैयारी की जाए। इधर एसिल को होश आ जाता है। वो जिनवू को लेकर अपने फैमिली कैसल के पास ले जाती है, जिसके कारण जिनवू को परमिट मिलेगा। एसिल के फादर जिनवू को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जिनवू के शैडो में पूरी की पूरी सेना दिखाई दे रही थी। जिनवू कहता है कि मैंने एसिल से प्रॉमिस किया है, अगर मुझे परमिट मिल जाता है तो मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। एसिल का फादर मन में सोचता है कि इसने वल्कस और मेटस को मारा है, यानी कि हम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। एसल का फादर अभी जिनवू को परमिट दे देता है और तुरंत ही उस जगह से निकल जाने को बोलता है। जिनवू कहता है कि मैं आपकी बेटी को कुछ समय के लिए अपने साथ में ले जाना चाहता हूँ, एक गाइड की तरह, क्योंकि उसे बाकी के फ्लोर के परमिट का भी लोकेशन पता है और मैं इसकी सेफ्टी की गारंटी भी लेता हूँ। और एसिल का फादर मान जाता है। इस तरह जिनवू 90 फ्लोर तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ ईगल्स और टैग भी लेवल अप होकर ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। उनकी पावर अब एस रैंक और ए रैंक के बराबर थी। एसल अपने साथ में कुछ गिफ्ट भी लेके आई थी, क्योंकि 90 फ्लोर के बाद में इन्हें टॉप रैंक वाले क्लोन मिलेंगे जो कि काफी स्ट्रांग है, जिनसे बातचीत करके परमिट मांग ले तो अच्छा रहेगा। जिनवू पूछता है कि अगर मैं कमजोर होता तो तुम्हारे फादर क्या मुझसे बातचीत करते? नहीं ना, ये दुनिया ऐसी ही चलती है। मैं तुम्हारे क्लाइंट को छोड़ के बाकी सारे क्लाइंट को हरा दूंगा और तुम्हारी क्लाइंट नंबर 1 हो जाएगी। एसिल पूछती है कि तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों करोगे। जिनवू कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जो सुनकर एसिल शर्मा जाती है।
असल में जिन्वू एसिल को जिन्हों की तरह समझ रहा था और बुद्धू लोगों से उनकी दोस्ती जल्दी हो जाती है। जिन्वू एसिल को बोलता है कि तुम यहीं से वापस लौट जाओ क्योंकि अगले फ्लोर पे मुझे बहुत ही स्ट्रांग दुश्मन मिलेंगे। जिन्वू एसिल से कहता है कि तुम मुझे खाली परमिट की लोकेशन बता दो, बाकी सब मैं कर लूंगा। एसिल जिन्वू को बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ में आखिर तक चलना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि जिन्वू कितना लेवल अप हो सकता है। जिन्वू अब एसिल को साथ ले जाने को मान जाता है। अगले फ्लोर में जिन्वू का सामना और भी पावरफुल डीमन से होता है, लेकिन फिर भी जिन्वू धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है और देखते देखते जिन्वू 97 फ्लोर भी कंप्लीट कर लेता है। इधर जाइन और चॉइन दोनों को ही इन्फॉर्म कर दिया गया था जेजो आइलैंड रेड मिशन फिर से चालू होने वाला है। इनके साथ साथ देश के हर एक एस रैंक हंटर को यह बात बता दी गई है। चाइन सोचती इसका मतलब जिन्वू भी हमारे साथ चलेगा। चॉय कहता है कि इसमें हमारी मदद पड़ोसी देश जापान भी करेगा क्योंकि अगर एंड उड़ने लगी तो उनको भी खतरा है। हम सबको मिलकर इस खतरे को जड़ से खत्म करना होगा। बैटल प्लान को डिस्कस करने के लिए अल्ट्रा गिल्ड का हंटर उनके देश में आता है और दूसरी तरफ जिन्वू 100वें फ्लोर पे पहुंच चुका था, जो कि आखिरी फ्लोर था, जहां पर जिन्वू का सामना होता है डीमन लॉर्ड बारन से, जो कि एक व्हाइट ड्रैगन पे बैठा हुआ था। उस डीमन का ऑरा एकदम अलग और पावरफुल था। बारन अब अपनी डीमन आर्मी को बुलाता है जो जिन्वू और एसिल को चारों तरफ से घेर लेती है और ये डीमन इन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। जिन्वू अपने आसपास डेमोन बना लेता है। जिन्वू की शैडो आर्मी बाहर निकलकर डीमन की आर्मी से लड़ने लगती है। डक्स अपने जादू से सैकड़ों डीमन को जला देता है। उसकी ये पावर को देखकर एसिल हैरान हो गई थी। एसिल सोचती है कि डीमन मोरांग पारांग यहाँ का राजा है और जिन्वू बस एक घुसपैठिया है, तो उसे किसके साइड रहना चाहिए। बारन अब आसमान से खतरनाक बिजली गिराता है जिसमें एसिल भी मरने वाली थी, लेकिन जिन्वू उसे सही समय पर बचा लेता है। जिन्वू सोचता है कि इस तरह से अगर मेरे सोल्जर्स मरते रहे तो मेरा मानांक लेवल बहुत ही कम हो जाएगा, तो जल्द ही मुझे बारन को मारना पड़ेगा और वो गायब होकर बारन के पास जाता है। लेकिन फिर भी बारन उसका अटैक रोक लेता है और बारन पावरफुल लेजर से जिन्वू के ऊपर हमला करने लगता है। जिन्वू अब डक्स को मदद के लिए बुलाता है। डक्स अपनी शक्ति से लेजर हमले को रोकता है। उतने में जिन्वू अपने डैगर से बारन का गर्दन काट देता है, जिससे बारन नीचे आर गिरता है। दूसरी तरफ हम हंटर्स की मीटिंग को देखते हैं जिसमें डॉग शॉट गिल्ड का मास्टर भी शामिल था। डॉग गिल्ड पड़ोसी देश जापान की बहुत ही बड़ी गिल्ड है जिसमें 11 एस रैंक हंटर है, जो कि पूरे एशिया की सेकेंड मोस्ट पावरफुल गिल्ड है। और ये लोग जेजो आइलैंड वाले मिशन में कोरिया की हेल्प करने आए हैं। गोतो की ट्रांसलेटर बताती कि उड़ने वाली एंड की उम्र केवल 1 साल ही होती है। अगर क्वीन एंड को मारा जाए तो बाकी के एंड 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाएगी। पिछले 3 रेड मिशन में इन्हें ये भी पता चला है कि एंड्स पावरफुल एनिमी की तरफ अट्रैक्ट होती है और इसका फायदा उठाकर हम कोई प्लान बना सकते हैं। इस मिशन में डॉग गिल्ड के 11 एस रैंक हंटर में से 10 हंटर शामिल होंगे, जिनमें से एक गोतो भी है। हम सारे एंड्स को अपनी तरफ मोड़ लेंगे और आप लोगों का काम होगा कि क्वीन एंड को मारना। जिनचुल कहता है कि फिर तो तुम्हें हजारों एंड का सामना करना पड़ेगा, हम केवल चारा की तरह रिएक्ट करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। गनी बोलता है कि ठीक है, इस जानकारी के हिसाब से नया प्लान बनाया जाएगा। दूसरी तरफ जिन्वू बारन से लड़ रहा था और जिन्वू का माना भी जल्दी ही खत्म होता जा रहा था। टक्स, आयरन और ईगन साथ में बारन पर हमला करते हैं। बारन डस और आरन को तो आराम से मार देता है और इग्रिस भी उसका कुछ उखाड़ नहीं पाता। जिन्वू एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन बारन उस हमले को लॉक कर देता है और जिन्वू को गर्दन से पकड़कर उठा लेता है। लेकिन तब भी डक्स और आयरन उसे पकड़ लेते हैं और बारन फिर से उन दोनों को मार देता है। अब जिन्वू का सारा मानांक खत्म हो चुका था, यानी कि अभी जिन्वू शैडो आर्मी से किसी को भी नहीं बुला सकता है और उसे अकेले ही बारन से लड़ना होगा। अब दोनों के बीच में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है, लेकिन बारन जिन्वू को कड़ी टक्कर दे रहा था। आखिर में बारन जिन्वू का डैगर जिन्वू से अलग कर देता है। जिन्वू अब खाली हाथ था। बारन अपने मुंह से ब्लास्ट करके जिन्वू को मारने ही वाला था, लेकिन उसी समय एसिल अपना भाला उस तरफ फेंक देती है, जिससे बारन का ध्यान भटक जाता है, जिसका फायदा उठाकर जिन्वू बारन का दोनों हाथ उखाड़ देता है और जिन्वू जोरदार पंच मार के बारन की गर्दन ही अलग कर देता है। इस तरह से बारन मारा जाता है। इस तरह से जिन्वू का डीमन कैसल मिशन पूरा हो जाता है। जिन्वू एसिल से कहता है कि जाकर तुम्हारी फैमिली को बता दो कि अब तुम्हारी फैमिली टॉप रैंक पर है। ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, जिन्वू ने बारन को मार दिया है और डीमन कैसल वाला मिशन भी पूरा कर लिया है। क्या जिन्वू को अब एलेक्सर ऑफ लाइफ मिलेगा?
जिससे वो अपनी मदर को ठीक कर पाएगा। क्या वो जेजो आइलैंड पे जाएगा? ये जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए।